बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। और किसी फौजी को मैदान जंग से भागने पर सजाए मौत मिलती है तो इन लुटेरों हुक्मरानों को, जिन्होंने पूरे मुल्क को बेच खाया और मुल्की सालमियत को इंतहाई ख़तरे में डाल दिया था, इनके भी फौजी अदालतों के ज़रिए फौरी फ़ैसला क्यों नहीं किया जाता। अगर जनरल साहब के जहन में अमेरिका, जापान और मगरबी ममालिक का दबाव है तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि ये दबाव चंद अफराद को माजूल करने और हिरासत में लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। इन ममालिक को इनके जायज़ मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई जाए तो इनका दबाव भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरी सूरत यह है कि चीन, इराक, ईरान, लीबिया, क्यूबा और शुमाली कोरिया की तरह और इसके हवारी ममालिक से नाता तोड़ा दिया जाए। हम वर्ल्ड बैंक और IMF को इनके लिए गए कर्जे से कई गुना ज़्यादा सूद अदा कर चुके हैं। इनसे नाता तोड़कर और कर्ज की अदायगी रोक कर भी हम जिंदा रह सकेंगे। आखिर ईरान, लीबिया, शुमाली कोरिया, इराक और सबसे बढ़कर चीन भी इन सूदखोरों महाजनों के इमदाद के बगैर जिंदा है और हमसे बददरजहा बेहतर, बाइज्जत और खुद मुख्तारी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन महाजन सूदखोर ममालिक के भरपूर तावन के बावजूद हमारे मुल्क की 80% आवाम ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतों से भी महरूम है। इनके गैर महसूस तावन के बगैर भी हम मर नहीं जाएंगे। बाकी रहा इनके बगैर भारत के हम पर हमला करने का खदशा, तो यकीन जाने भारतीय हिंदू की धोती पाकिस्तान के एटमी बम का नाम सुनते ही ख़राब हो जाती है। बस अपनी एटमी तस्नीबात को महफूज रखें। भारत हमेशा कोसों दूर से हिजड़ों की तरह तालियां बजा बजा कर हमें सताता रहेगा, लेकिन इसे हमारे करीब आने की कभी जुर्रत न होगी। हमने बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाने वाले हैं। ये दोती प्रसाद हमारे मुकाबल कहाँ आ सकते हैं। गांव के सरबराह ने हमारी मेज़बानी और खातर तवाज़ा में कोई कसर ना छोड़ी थी। दोपहर के खाने के दौरान इसने बताया कि इसके गांव के चंद लोग रास्ते में जख्मी पड़े चकमा सरदार को रंगा माटी छोड़ आए हैं। वो थोड़ी ही देर पहले गांव वापस पहुंचे हैं और उन्होंने बताया है कि रास्ते में उन्होंने 200 से ज़्यादा जख्मी और मुर्दा चकमा लड़ाके नौजवानों को भी देखा था, जिसकी इतलात उन्होंने इनके कबीले वालों को दी और कबीले वाले लाशें और जख्मियों को उठाने इसी वक्त रवाना हो गए। रानी और इसके लड़के को इसके गाँव में मुसल्लह गैर मुल्कियों के अमरा आमद सरदार के ज़ख्मी होने और इतनी बड़ी तादाद में लड़ाकों के ज़ख्मी और हलाक होने से सरबराह मामले की तह तक यकीनन पहुंच चुका था, लेकिन न इसने हमें कुरेदने की कोशिश की और न ही हमने इसे कुछ बताया। वैसे इसके चेहरे से परेशानी साफ जाहिर हो रही थी। इसके अपने आदमियों से बार बार हमें ले जाने वाली कश्तियों के बारे में पूछने से साफ आया था कि वो हमारे जल्द अज जल्द अपने गांव से जाने को खुशाइंदमंद समझे। हम भी यही चाहते थे कि जितनी जल्दी मुमकिन हो यहाँ से निकल जाएं। हमें चकमा कबाइल के हमसे इंतकाम लेने की तो कोई फिक्र ना थी, क्योंकि इनके आधे से ज़्यादा जंगजू हमारे हाथों हलाक और ज़ख्मी हो चुके थे और इनमें अब हमें ललकारने की सकत बाकी ना थी। हमें सिर्फ बांग्लादेशी फ़ौज का ख़तरा था। अपने 3 फौजियों की गोलियों से हलाकत पर वो खामोश नहीं रह सकते थे। मुझे ये खदशा भी था कि चकमा कबाइल वाले हमसे इंतकाम लेने के लिए फ़ौज से रब्ता करके इन्हें अगर मुकाबले की जगह तक ले आए तो फिर इन फौजियों का हमारी तलाश में इस गांव तक आना यकीनी था। इसलिए इनकी आमद से पहले ही हमारा यहाँ से रुखसत होना हमारी सलामती के लिए लाजमी था। शाम 5 बजे के करीब कश्तियों की आमद की इत्तला मिली और हम भागम भाग तीनों कश्तियों में सवार हो गए। सरबराह ने रानी और इसके लड़के के लिए कश्ती में बैठने के लिए 2 कुर्सियां भी भेजी। हमें रुखसत करते हुए सरबराह ने राजी की वसातत से मुझे कहलवाया कि वो रानी और लड़के के हमरा हमारी यहाँ अचानक आमद की वजह जान चुका है और हमें यकीन दिलाता है कि वो या इसके गांव वाले किसी को भी हमारे यहाँ रात गुजारने
और चिटागंग जाने का नहीं बताएंगे। राजा त्रिदेव के इस पर कई एहसान हैं और वो किसी हालत में भी हमारे मुतल्लक एक लफ्ज़ तक ज़बान पर न लाएगा। फर्तगी के सामान से लदी तीनों कश्तियाँ ये बानी नहीं बल्कि इंजन से चलने वाली बड़ी और चपटे अरशे वाली कश्तियाँ थी। राम और सीता नामी दो पहाड़ों के बीच तेज़ रफ्तार जाग उड़ाते और बल खाते करनाफली दरिया से मैं चिटागंग के लिए रवाना हुए। दरिया के तेज बहाव में रफ्तार और कंट्रोल काबू होने के वजह से कश्ती के पंखे उल्टे चल रहे थे। 3 घंटे तक तेज बहाव से लड़ते और पहाड़ी गुजरगाह में बल खाते दरिया में कश्तियों को कंट्रोल करते गुजर गए। मैं और मेरे साथी कश्तियों पर लदे सामान की ओट में बैठे थे। राजी थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी जगह से उठता और हमें बताता कि अब कितना सफ़र बाकी रह गया है। सबसे अगली कश्ती में कैसर अपने आधे साथियों और आधे थाइयों के साथ था। दरमियान वाली कश्ती में राजे का लड़का, रानी कल्पना, रजी और रजी की बीवी, मैं और मेरा नंबर 2 था और आखिरी कश्ती में कैसर के बाकी साथी और थाई थे। हमारे प्रोग्राम के मुताबिक हमारी कश्तियों को चिटागंग में कश्ती के घाट पर हमें उतारना था जो नारायणगंज में था। मैं चिटागंग आखिरी बार सन 65 की पाक जंग भारत के फौरी बाद गया था। इस वक्त ये मशरकी पाकिस्तान यानी मेरा मुल्क था और इस जगह अब मैं चोरी छुपे जा रहा था। चंद गरदारों की गरदारी के बायस दुनिया के सबसे बड़ी इस्लामी ममलकत पाकिस्तान दो लख्त हो चुकी थी और अब अपने ही मुल्क के इस हिस्से में दाखिले के लिए पासपोर्ट और वीज़े की ज़रूरत थी। चिटागंग में क़याम के दौरान कई मशरकी पाकिस्तान मेरे गहरी दोस्त बन चुके थे, जिनमें शाहजहां होटल का मालिक भी था। रात के अंधेरे में टिमटिमाती रोशनियों में हम चिटागंग में घाट पर उतरे। राजी 2 रोज़ दे रहा था कि इसके यहाँ जाने वाले हैं, इसलिए इनके यहाँ जाकर ठहरें, लेकिन मैंने इसकी तजवीज़ रद्द करते हुए फ़ैसला किया कि हम पहले असफानी कॉलोनी में जाएंगे। मैंने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ असफानी टी कंपनी चिटागंग में किया था और पाकिस्तान में मेरी ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक इस कंपनी के मालिकान बांग्लादेश बनने के बाद भी चिटागंग और ढाका में अपना कारोबार जारी रखे हुए थे। इस कंपनी में मेरे सीनियर और मुझे काम सिखाने वाले महमूद शिराजी थे। इनका तो इंतकाल हो चुका था, लेकिन इनकी एक करीबी अजीज़ा ताराबाजी मुझे अपने छोटे भाई की तरह समझती और शफकाना बर्ताव करती थीं। वो कंपनी की मालिक की भी नज़दीकी रिश्तेदार थीं। घाट से हम सब साइकिल रिक्शाओं में बैठे और असवानी कॉलोनी की तरफ रवाना हुए। मेरा प्रोग्राम ये था कि हम ताराबाजी की वसातत से चिटागंग में सारा वक्त या तो असवानी कॉलोनी के गेस्ट हाउस में गुजारेंगे और अगर ये मुमकिन हुआ तो कम अज़ कम कोई मुतबादल और महफूज जगह मिलने तक यहाँ क़याम करेंगे। हम असवानी कॉलोनी पहुँचे तो ताराबाजी मुझे अचानक देखकर हैरान रह गई। ये जनती खातून इस वक्त 55 बरस की होंगी। उन्होंने इसी वक्त 2-3 फ़ोन किए और गेस्ट हाउस के 4 कमरे हमें दे दिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि ताराबाजी ने इस वक्त अपनी खादमा को, जो कोठी के फ्लाइट में रहती थी, जगाया और अपने घर के अलावा हमसायों से अंडे और डबल रोटी मंगवाकर हम सब के लिए आमलेट, टोस्ट और चाय बनवाई। ताराबाजी गैर शादीशुदा थीं और मज़हब के बेहद पाबंद थी। मैंने इन्हें मुख्तसर यहाँ बगैर पासपोर्ट और वीज़े के आने और चकमा की रानी और इसके बेटे और अपने साथियों के मुताल्लिक़ बताया। उन्होंने मादराना शफ़क़त के साथ मुझे सख्ती से मना किया कि मैं अशद ज़रूरत के बगैर शहर में ना जाऊं, क्योंकि बांग्लादेशी अभी तक मगरबी पाकिस्तान के खून के प्यासे हैं और अगर मुझे मजबूरन बाहर जाना पड़े तो खुद को भारतीय शहरी कहूं। उन्होंने मुझे कहा कि वो ढाका में सदरी असफानी, जो कंपनी के चेयरमैन हैं, को फ़ोन करके यहाँ के इंचार्ज के ज़रिए हमारे लिए एक छोटे स्टीमर का बंदोबस्त करने की बात करेंगी जो हमें खलना ले जाए। मैंने इन्हें कहा कि कोशिश करें कि हमारी यहाँ आमद का किसी भी गैर मुतल्लका या
नाकाबिले भरोसा शख्स को इल्म ना हो सके। मैंने अपने साथियों को भी कह दिया कि बिला वजह कॉलोनी से बाहर ना निकलें। मैंने रानी और अपने अमराद दूसरी खवातीन को ताराबाजी से मुतारफ़ करवाया। मज़ीद एक दिन और रात तो हमने कॉलोनी में ही गुजारे, लेकिन मेरी मसामाब साफ़ियत तबीयत इस पाबंदी को कबूल ना कर सकी। मुझे मशरक़ी पाकिस्तान से कल्ली लगाव था और मैं इस सरजमीन को जो कभी हमारी थी और जिसे हमने अलहदगी से बचाने के लिए लाखों इंसानों के खून से आबियारी की थी, देखे बगैर कैसे वापस जा सकता था। मैंने ताराबाजी को बताया कि मैं 2 रोज़ के लिए ढाका जा रहा हूँ। इनके बेहद मना करने के बावजूद मैं अपनी ज़िद पर अड़ा रहा और बिलाखिर तीसरी सुबह कैसर को हमरा लेकर मैं शहर की जानिब निकला। हमारे साइड आर्म हमारे साथ थे। मैंने कैसर को शाहजहां होटल, मस्का होटल, चिटागंग रेस्टोरेंट, जहां मैंने मुलाजमत के दौरान खासा अरसा क़याम किया था और जिससे सन 71 में 25 मार्च से पहले और सकूत ढाका के बाद चिटागंग में गैर बंगालियों के मर्ज की मकतल गाह बना दिया गया था। आगरा आबाद रोड में अपने दफ्तर, जिम खाना, क्लब, टाइगर पास वगैरह दिखाए और शाम 4 बजे की फ़्लाइट से हम हिंदुओं नामों और भारतीय CBI के अफसरों ने का कहकर ढाका के लिए रवाना हो गए। मैंने अपना और कैसर का असला पायलट के हवाले किया जो हमें ढाका एयरपोर्ट पर लौटा देगा। पतका एयरपोर्ट से जहाज़ ने टेक ऑफ किया। ये फोकर फ्रेडशिप यानी F-25 जहाज़ था। 2.5 घंटे के अंदर हम ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जा उतरे। भारत ने इस दौर में बांग्लादेश में अपने कदम इतनी मजबूती से जमाए हुए थे कि हमसे चिटागंग एयरपोर्ट के मुतलका अफसरान ने भी हमारे पासपोर्ट तलब नहीं किए। ढाका पहुंचने पर हमने टैक्सी ली और सीधा बेबी आइसक्रीम में फरीद खान से मिलने गए, लेकिन वहां जाके मालूम हुआ कि वो मुंबई गया हुआ है। मैंने वहीं इसके मुलाजमों से हारून का एड्रेस लिया। हारून कई बंगाली फिल्मों और हीरो रह चुका था और एक वस्त दर्जे का सनतकार भी था। हम ढाका छावनी में इसके घर गए। हारून मेरा और फरीद का मुश्तरका दोस्त था। इसने मुझे अचानक अपने सामने देखा तो बेख्तियार आगे बढ़कर गले लगाया और हमें ड्राइंग रूम में ले गया। हमने एक दूसरे की खैरियत और आफियत पूछी तो इसने बताया कि सकूत ढाका के बाद इसकी तमाम इंडस्ट्री जब्त करके इसे नज़रबंद कर दिया गया था। जब हालात कुछ नॉर्मल हुए तो जनरल इरशाद की वजह से जो इसका दोस्त था, इसकी इंडस्ट्री इसे वापस कर दी गई और बांग्लादेश की शहरियत भी मिल गई। मेरे मुतालिक जब उन्होंने पूछा तो मैंने इसे गोलमोल जवाब दिया और कहा कि चंद रोज़ के लिए एक ज़रूरी काम से ढाका आया हूँ। मेरे मुतालिक वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं बांग्लादेश में बगैर पासपोर्ट के और किसी मुहिम पर आया हूँ। वो सनतकार था और बांग्लादेशी शहरियत था। मेरी वजह से मैं इसे किसी मुश्किल में डालना नहीं चाहता था क्योंकि वो मेरा दोस्त था। जब मैंने इसे बताया कि हम आज शाम ही चिटागंग से ढाका पहुँचे हैं और हमेशा की तरह ढाका में मेरा क़याम शादबाग होटल में मुल्का नवाब ऑफ ढाका हबीब उल्लाह की ग्रीन होटल में होगा तो वो हैरान नज़रों से मुझे देखने लगा और बोला, ग्रीन होटल तो सकूत ढाका के बाद ही बंद हो गया था और नवाब ढाका का इंतकाल हो चुका है। मैंने इसे कहा कि मैं एयरपोर्ट से सीधा बीबी आइसक्रीम और वहाँ से तुम्हारे पास आया हूँ और मुझे ग्रीन होटल के बंद होने का इल्म नहीं। हारून हम पाकिस्तानी, वो कैसर को भी पाकिस्तानी समझता था। ढाका छावनी में अपनी कोठी में ठहरने से पसो पेश में मुब्तला था। मैंने इसे कहा कि हम M.A. खान जूनियर से मिलना चाहता हूँ। M.A. खान जूनियर और सीनियर दोनों सगे भाई और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के स्टोन समझे जाते थे और दोनों मेरे गहरे दोस्त थे। जूनियर एक फिल्म एक्टर गालबन कलवती से शादी करके मशरकी पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश में ही रहने लगा और वहाँ भी कई फिल्में प्रोड्यूस की। नवाबपुर रोड पर इसका दफ्तर था। हारून के साथ डिनर करके और अगले रोज़ मिलने का वादा करके हम फिर शहर में आ गए और मोती झील के एक होटल, नाम याद नहीं आ रहा
میں 2 کمرے لیے ایم اے خان جونیئر اور دوسرے دوستوں سے ملنے کا پروگرام اگلے روز پر رکھ کر ہم جلدی نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ دوسرے روز 11 بجے میں اور کیسر نواب پور روڈ پر ایم اے خان جونیئر سے ملنے گئے۔ لاہور میں موکلٹی روڈ پر رتن سنیما کے تقریباً بالمقابل سینئر اور جونیئر خانوں کا عالی شان دفتر تھا اور ان سے ملنے والوں کا اتنا ہجوم ہوتا تھا کہ گھنٹوں انتظار گاہ میں بیٹھنے کے بعد ملاقات کا موقع ملتا تھا۔ مغلیہ دور کے مشہور بادشاہ گر کی طرح لاہور کی فلم انڈسٹری میں ڈائریکٹروں اور پروڈیوسروں اور آرٹسٹوں کا اور پہنچنے اور نیچے گرنے میں ان بھائیوں کا خاصا مقام تھا اور سبھی انہیں اپنی خوشامد اور جی حضوری سے خوش کر کے اپنا الو سیدھا کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھتے تھے۔ وہیں ایم اے خان جونیئر ایک تیسرے درجے کی ایکٹریس کے عشق میں اتنی ساری شان و شوکت چھوڑ کر اب نواب پور روڈ ڈھاکہ میں ایک بوسیدہ عمارت کی تیسری منزل پر 3 کمروں کے ایک معمولی فلیٹ میں رہتا تھا۔ اس فلیٹ کے ایک کمرے میں جسے اس نے اپنا دفتر بنا رکھا تھا ہماری ملاقات ہوئی۔ ساون کے اندھے کو ہر سو ہرا سوجتا ہے، مجھے مل کر وہ یہی سمجھا کہ میں بھی کوئی فلم وغیرہ بنانے کے چکر میں ڈھاکہ آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ اسے اعتماد میں لے کر میں اپنے یہاں آنے کا مقصد بیان کروں، اس نے اپنے پاس رکھی کسی آفس ہٹ کہانی کا ذکر شروع کر دیا اور تان یہاں پر توڑی کہ بہت تھوڑا سرمایہ سے وہ ایسی فلم بنا سکتا ہے جو اتنی کامیاب ہو کہ فلموں سے اسے پولیس ہی اتار سکے گی۔ اس کی اس گفتگو سے مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ اسے روپے کی اشد ضرورت ہے اور اگر اسے میرا بنگلہ دیش آنے کا اصل مقصد کا پتہ چل گیا تو اس سے بھی یہ بعید نہیں کہ متعلقہ کام کو ہمارے بارے میں اطلاع کر کے انعام حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ کیسر تو اس ملاقات کے دوران بالکل خاموش رہا اور میں آدھے گھنٹے میں جلدی دوبارہ ملنے اور فلم کی بات کو آگے بڑھانے کا وعدہ کر کے اس سے رخصت ہوا۔ نواب پور روڈ کے آغاز میں گلستان سلما کے بالکل قریب پاکستان کی اس وقت کی سپر سٹار شبنم کے شوہر روبن گھوش کے بھائی باد گھوش کا دفتر تھا۔ یہ کرسچن فیملی تھی اور میں بادل گھوش سے سن 65 کی پاک بھارت جنگ کے فوراً بعد ڈھاکہ کلب میں کئی بار مل چکا تھا اور میری اس سے خاصی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ بادل گھوش کے دفتر میں اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے بڑی گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے میں نے اچانک کچھ یاد آ جانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اسے کہا کہ مجھے فوری طور پر پاکستان فون کرنا ہے، اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں تاکہ سینٹرل ٹیلی فون آفس جا کر فون کر سکوں۔ بادل کے دفتر میں کئی ٹیلی فون تھے، اس نے مجھے اپنے ٹیلی فون کو استعمال کرنے کی آفر کی۔ ان دونوں بین الاقوامی کالوں کے لیے ڈائریکٹ ڈائلنگ شروع نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اسے اسلام آباد اور راولپنڈی کے 2 نمبر دیے، ایک راجہ تریدیو کا اور دوسرا اپنے دوست راجہ سرفراز ڈی ایس پی کا جو بھٹو صاحب کا سرکاری باڈی گارڈ اور سیکورٹی کا انچارج تھا۔ بادل گھوش کے تجارتی کاروباری کے باعث اس نے آپریٹر سے لائن کال کے ذریعے 20 منٹ میں ہی راجہ تریدیو کے دفتر سے کال ملا دی۔ میں نے راجہ کو مختصر اور محفوظ لفظ میں بتایا کہ کام ہو گیا ہے اور سارا سامان اس وقت چٹاگنگ میں ہے، لیکن پارٹنر پہلے کھلنا جانا اور کسی رفیق الاسلام سے ملنا چاہتا ہے۔ ٹیلی فون پر راجہ کی آواز سے ہی مجھے محسوس ہو گیا کہ رفیق الاسلام اور کھلنا کا سن کر اس کے تیوری پر بال پڑ گئے ہوں گے۔ وہ کہنے لگا، پارٹنر کو کھلنا جانے سے روکنے کے لیے بے شک اسے ختم کر دو اور چھوٹے پارٹنر اور کارگو کے ساتھ واپس لوٹ آؤ۔ میں راجے کا مقصد سمجھ چکا تھا، اس لیے اسے جواب دیا، آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے بھی کھلنا ہی بہتر رہے گا، ویسے میں پوری کوشش کروں گا